हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपसे का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, आप सभी को बताया हमारे साथ आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बगल में जो बेल आइकन देगा उसको भी ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। उसके बाद जो है आपकी हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना बाकी है। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और वहीं पे देखेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है परीक्षा के शिक्षा पर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को दोनों का लिंक मिलेगा आपको, हमें यहाँ पे वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको क्या डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है आपको दिया, तो जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको वहाँ पे दिया जाएगा। बाकी चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। और जिसने अपने क्लास को शेयर नहीं किया, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखकर उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नानी के आगे ननिहाल की बातें, मुहावरे का सही अर्थ क्या होते हैं। नानी के आगे ननिहाल की बातें, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा साथियों, अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेखी मारना, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सीधा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। नानी के आगे ननिहाल की बातें करना मुहावरे का सही अर्थ होता है अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेखी मारना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका है 45 नंबर। तू उपसर्ग से किस शब्द, अच्छा तू उपसर्ग जो है किस शब्द में नहीं है, ठीक है। देखिए किस उपसर्ग, तू उपसर्ग जो है किस शब्द में नहीं है ना। देखिए तू उपसर्ग जो आपका तुदारा शब्द में नहीं प्रयोग किया, ठीक है। तुदारा, बाकी दुर्गम, दुर्बल, दुर्दीन, ये सभी में आपका तू उपसर्ग है, लेकिन तुदारा शब्द में आपका तू उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। चलिए अगले आपका 46 नंबर है। किस समूह में सभी शब्द के रंग के पर्यायवाची हैं? बताइए किस समूह में सभी शब्द के रंग के पर्यायवाची हैं? रंग। तो आपका आइडिया हो जाते हैं। देखिए रंग के पर्यायवाची आपके दरिद्र, कंगाल, निर्धन, अकिंचन, सभी शब्द आपके रंग के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। दरिद्र, कंगाल, निर्धन, अकिंचन, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है आपके रंग के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 47 नंबर। रसो रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा कहाँ की जाती है, बताइए। रसो उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा कहाँ की जाती है? तो आपका आइडिया आंसर हो जाएगा साथियों, रसो उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा अनुभव कही जाती है, ठीक है। जो आपका सील ऑप्शन देगा साथियों, आपका आइडिया आंसर, ठीक है। रसो उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं आपकी अनुभव कही जाती हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका है 48 नंबर। पाश्चात्य शब्द का विलोम है क्या? पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या है? पाश्चात्य शब्द का विलोम आपका पौर सत्य है, ठीक है। पौर सत्य है, तो जो आपका सीधा विकल्प देगा आपका आइडिया है। पाश्चात्य शब्द का विलोम आपका पौर सत्य है, ठीक है। क्लियर है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सीधा विकल्प साथी आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है 49 नंबर। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है क्या, होते? थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? तो इसके लिए एक उपयुक्त शब्द हो जाएगा साथियों, मिताहारी, ठीक है। जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका आइडेंस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा नपा भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का मिताहारी कहलाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 50 नंबर। बताइएगा आइडेंस हो जाएगा। हिमालय के आंगन में से प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंसे अभिवादन किया है, पहनाया हीरो का हार। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन थे? प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? हिमालय के आंगन में उससे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इस पंक्तियों के रचयिता की अगर बात की जाएगी तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों,
ये पंक्तियां जो है कमायनी महाकाव्य से उद्धृत हैं और इसके रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जो आपका सी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 51। बताइएगा एड्रेस होगा, विनय और व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विनय और व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, विस्मयादि बोधक का जो आपका दिया गया पहले विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से को विनय और व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए आपका विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि वाह, हे भगवान, अरे, आदि, ये सभी शब्द आपके क्या है, विस्मयादि बोधक का इसमें जो प्रयोग किया जाता है चिन्ह का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 52 नंबर। तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युगों को खोजिए। ठीक है, सही शब्द को हमको चुनना है ना। घट से घड़ा तत्सम से तद्भव बना शब्द युग आपका सही है। ठीक है, घट से घड़ा जो बना है आपका सही है। ठीक है, सबसे तद्भव शब्द बना हुआ। ठीक, अगला है आपका 53 नंबर क्वेश्चन। चिजुए जोरी जूरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी है वृष वृष भानुजा वे हलधर के वीर। ठीक है, उक्त पंक्ति में कौन सा लगा है? चिरजीवे जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। ठीक है, तो इस पंक्तियों के किस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ठीक है, तो इन पंक्ति में अलंकार अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्लेष अलंकार है। ठीक है, जो आपका सीले विकल्प देगा साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ जो है वृषभानुजा शब्द का दो अर्थ है। ठीक है, वृषभानुजा एक शब्द का अर्थ होगा वृषभानु की पुत्री यानी कि राधा, और वृषभानुजा यानी कि वृषभ धन अनुजा यानी कि गाय। ठीक है, तो यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है 54 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है, बताइए। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक की अगर बात की जाए तो आपके यहाँ पे भरत मुनि हो जाएंगे। ठीक है, जो आपका ये विकल्प दिएगा साथ ही आपका राइट आंसर। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक आपके भरत मुनि है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है 55 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा, बुढ़ापा आपका क्या है? तो बुढ़ापा आपका एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इतने याद रखिएगा, बुढ़ापा आपका क्या हो जाएगा? एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो जो आपका दिया गया सी विकल्प साथी आपका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला है आपका 56 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। अनधिकृत शब्द का संधि विक्रिया क्या होते हैं? अनधिकृत शब्द का संधि विक्रिया क्या होगा? देखिए, अनधिकृत शब्द का संधि विक्रिया अगर देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा साथियों अन धन अधिकृत। ठीक है, अन धन अधिकृत जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा। अनधिकृत शब्द का संधि संधि विकल्प आपका अन धन अधिकृत हो जाएगा। ठीक, चलिए और उदाहरण क्या दिया है? वे अविकाली शब्द जो दो शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? जो वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हुए क्या कहलाते हैं? तो आपके लिए समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। जो आपका दियल अभिकल्प देगा साथी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अगला है आपका है 58 नंबर। वह गया था, वह गया था इस वाक्य में भूतकाल का भेद क्या होते? वह गया था इस वाक्य में भूतकाल का भेद क्या है? तो वह गया था इस वाक्य में भूतकाल का अगर देखा जाएगा तो भेद आपका हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। ठीक है, वह गया था आपका पूर्ण भूतकाल का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो जो आपका दिया गया ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ क्रिया की पूर्णता का प्रकट तो काम जो है पूरा हो चुका है ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। ठीक है, वह गया था। 59 नंबर क्या देगा है? निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? ठीक है, बताइए इसका आंसर। बताइए, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी?
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब लिखा था इन्होंने, तो 1947 ईस्वी में, ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए सबसे पहले अपनी आदत बताएं, हिंदी में राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1947 में लिखी थी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 60 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम तत्पुरुष समास कौन से, निम्नलिखित शब्दों में तत्पुरुष समास कौन सा है। परीक्षा भवन, फला, मानुष, दोपहर या नर नारी। तत्पुरुष समास हमसे पूछा है तो परीक्षा भवन हो जाएगा, परीक्षा भवन आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो आपका ये लो पिकअप देगा आपका गाइडेंस हो जाएगा, ठीक है। परीक्षा भवन यानी कि परीक्षा का भवन में आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 61 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। गाइडेंस होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है, बताइए। कौन सा एक उपन्यास उपन्यास आपका जैनेन्द्र रचित है साथियों, बताइए। तो आपका गाइडेंस हो जाएगा साथियों यहाँ पे परख, जो आपका पहले विकल्प देगा आपका राइट आंसर है जैनेन्द्र रचित उपन्यास आपका परख है, ठीक है, वर्ष 1929 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। परख 1929 में प्रकाशित हुई थी। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 62 नंबर, मृत्युधन उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा कौन सा, बताइए। मृत्युधन उपरांत में संधि करने पर एक शब्द निर्मित होगा क्या, तो इसका संधि निर्मित होगा आपका मृत्यु परांत, ठीक है, मृत्यु परांत, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ला विकल्प आपका राइट आंसर है। मृत्यु प्लस उपरांत संधि में संधि करने से आपका शब्द निर्मित होगा मृत्यु प्लस परांत, ठीक है, मृत्यु परांत, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यह तरीके संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 63 नंबर, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ, सही है। इसका उत्तर दीजिए, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है आपका। तो कामायनी जो आपका जो है एक महाकाव्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर से को। कामायनी जो है हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है, इसके रचयिता आपका जयशंकर प्रसाद है। यह आपके आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और क्या बोलते हैं प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है, ठीक है। चलिए 64 पे चलेंगे, उत्तर देंगे, राइट आंसर हो जाएगा आपका अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है। तो अशोक के फूल निबंध के रचयिता की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो आपका ये विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 65 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है, बताइए। किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अव्यवस्था में, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अव्यवस्था शब्द में आपके दो उपसर्ग है, ठीक है, याद रखिएगा। एक तो आपका अ उपसर्ग लगा है और दूसरा जो है आपका वी उपसर्ग लगा है, ठीक है। धन अ, अच्छा तीसरा भी है प्लस आपका इसमें आपका तीन उपसर्ग लगा, ठीक है, तीन उपसर्ग लगा, एक अ वी और अ, ये तीनों क्या है आपके उपसर्ग हैं। तो अव्यवस्था शब्द में आपके दो से अधिक उपसर्ग लगे हैं, ठीक है, यानी कि तीन उपसर्ग लगे हैं, ठीक। 66 नंबर, वाक्य का नाम बताइए, ठीक है। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका वाक्य जो है मिश्रित वाक्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे की आ गया ना, की जो है आपका मिश्रित वाक्य क्या होता है, पहचान कराता है, ठीक है, क्लियर सभी को। और एक वाक्य जो आपका प्रधान होता है, दूसरा वाक्य जो है उसके ऊपर आश्रित होता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 67 नंबर, कहते हैं निम्न में से अशुद्ध वर्तनी पहचानिए, किसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है वो पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दी गई है प्रज्वलित की तो सही है, लेख की भी सही है, जल्लाद की भी सही है। ब्रिज भाषा नहीं होती है, ब्रज भाषा होती है, ठीक है, ब्रज भाषा, ठीक है। ब्रज भाषा की वर्तनी आपकी ऐसी होती है, तो ये वाला ऑप्शन जो दिया गया इसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है, ठीक है। अगला आपका 68 नंबर, दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद है, क्या बताइए। दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद होगा दुह धन परिणाम हो जाएगा, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सील ऑप्शन आपका आइडेंस होगा, ठीक है। यह विषय संधि का उदाहरण है, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला है आपका 69 नंबर, पेड़ से
पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कारक की विभक्ति होती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि देखिए पेड़ से पत्ते क्या हो जाए, अलग हो जाए, अलगाव का भाव यहाँ पे आपका आ रहा है, तो आपका हो जाएगा साथियों अपादान कारक। ठीक है, जहाँ कहीं भी अलगाव की भावना प्रकट होती है वहां पे आपका अपादान कारक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 70 नंबर। नीचे दिए गए वाक्य के एक एक खंड में टूटी है उसे छाटिए। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो यहाँ पे जो है क्षमा की भीख मांगी, इसमें आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कि भीख मांगी आपका गलत है। ठीक है, इसमें आपकी त्रुटि है। वाक्य शुद्ध क्या होगा, तो राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी होगा। ठीक है, क्षमा मांगी है, की भीख जो दिया गया आपका गलत है, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्षमा ऑलरेडी जो है भीख की तरह ही होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 71 नंबर। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता, वे वाक्य क्या कहलाते हैं बताइए। संस्कृत भाषा का ऐसे शब्द है, ठीक है, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं। तो वे आपके कहलाते हैं साथियों तत्सम शब्द। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका आइडेंट होगा। ठीक है, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता, वे आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। और वहीं पे अगर रूप परिवर्तित हो जाता तो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 72 नंबर। द्विवेदी युगिन रचना जय भारत के रचनाकार कौन थे। द्विवेदी युगिन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मैथिली शरण गुप्त। जो पहला विकल्प देगा आपका सही उत्तर द्विवेद द्विवेदी युगिन। ठीक है, रचना जय भारत के रचनाकार आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला है आपका 73 नंबर, 73 नंबर बताइएगा राइट आंसर। विद्या धन उधम बिना कहो जो पावे, कौन बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन। निम्न पंक्तियों का छंद का रचना किस चयन कीजिए। ठीक है, निम्न पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए ना। विधा धन उधम बिना, कहे जू पावे कौन बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन। तो इन पंक्तियों में छंद का चयन करना है, तो इन पंक्तियों में आपका कौन सा छंद है, तो इन पंक्तियों में आपका छंद हो जाएगा साथियों दोहा छंद। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसका अर्थात जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना जरूरी है। प्रयास करे बिना विद्या एवं ज्ञान नहीं मिलती है। उसे प्राप्त करने के प्राप्त करने के लिए अभ्यास और श्रम आवश्यक है। जिस प्रकार पंखे को हिलाए बिना हवा नहीं मिलती, यह जो है दोहा छंद है। इसके प्रथम चरण में आपकी 13 और द्वितीय चरण में आपकी 11 मात्राएं हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देंगे, आपका है 74 नंबर। माली आवत देख के कलियन करी कार, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बारी। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा लगा दे। माली आवत देख कर कलियन करी कारी, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बारी। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इन पंक्तियों में अलंकार अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों समासोक्ति अलंकार है। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए इस प्रस्तुत के आधार पर आपका अप्रस्तुत की व्यंजना जो है व्यक्त की गई है। अगले क्वेश्चन पढ़ेगा आपका 75 नंबर, आखिरी क्वेश्चन बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म आपका सही है। ठीक है, मेघ का बादल और मेघ का यज्ञ, ये वाला जो आपका शब्द युग्म दिया गया आपका राइट आंसर मेघ का बादल हो जाएगा और मेघ का आपका यज्ञ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका शब्द युग्म आपका यहाँ पे सही है। ठीक, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप आप जो क्लास आती है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और हमें जो है कमेंट करके क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई है, तो आप हमें कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। तो चलिएगा, आप हमारे से मिलते हैं आपके अगली क्लास से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आज के क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।